हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके विश्वास और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले एक वीडियो बनाया गया था जिसमें हमने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को चैप्टर का किया था और आज इस वीडियो में 21 नंबर से मैं चीज़ों को जो है सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ और चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो है लेंज के नियम को लिखें एवं समझाएं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पोषण करता है कैसे। ऐसे क्वेश्चन ये आपका विद्युत का ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का है, लेकिन ये धारा में दे दिया गया है, इस कारण से मुझे करना पड़ रहा है। तो लेंज के नियम को समझने से पहले आपको समझना होगा कि आप ये बात जानते हैं कि किसी भी कॉइल में अगर आप करंट को चेंज कर रहे हो तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो कि अपने कारण का वो जो है विरोध करती है। यही है। जैसे छोटी सी कहानी है कि भस्मासुर था और शंकर जी थे। तो भस्मासुर ने शंकर जी काफी तपस्या की थी। तो शंकर जी ने भस्मासुर को बोला था कि भाई जो तुमको जो भी मांगना है तुम मांग सकते हो, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो भस्मासुर बोला कि ठीक है शंकर जी, आप मुझे ऐसा बलिदान दीजिए कि मैं पूरे दुनिया पर राज कर सकूं, मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकूं। ये भस्मासुर का जो है आपका जो है वो डिमांड था। तो शंकर जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला कि जाओ तथास्तु, तुम जो जिस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखोगे वो व्यक्ति जल के जो है वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर बोला कि ठीक है, बात सही है। तो बोले बिल्कुल सही है। तो भस्मासुर बोला चलिए सबसे पहले मैं आप ही प्रयोग करना चाहता हूँ, मैं आपके सिर पर हाथ रखूंगा, अगर आप जल के भस्म हो गए तो मान लूंगा कि आपका आशीर्वाद सही है। तो शंकर जी वहां से भागने लगे, भाई तो हम ही इसको जो है आशीर्वाद दिए, हम ही इसको जो है बोले और हम ही प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो सेम वैसी ही चीजें इसमें भी होती हैं कि इसमें आप जो करंट फ्लो करा रहे हो उस करंट के अपोजिट में यहाँ पर जो है धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम लोग इसी लेंज का नियम कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना में प्रेरित विभवाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। ये नियम ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो अपने कारण का ही विरोध करती है। मैंने वही बताया था, यही था लेंज का नियम। इस नियम से तब में दिखाया कुंडली के प्रयोग से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको चीजों को पढ़ सकते हैं। ये कुंडली में एंटी की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके अपोजिट में जो है आपके प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये भी क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से ही पूछा गया है कि स्वप्रेरण अनुप्रेरण में क्या अंतर है, स्वप्रेरण तथा अनुप्रेरण से आप क्या समझते हैं। 2020 में भी 2026 दो बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर जो है किसी कुंडली से प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी एक ही कुंडली में आप धारा अगर चेंज, मान लो एक कुंडली मैंने बना दिया और यहां से मैंने सप्लाई लगा दिया एसी करंट का, जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट का वैल्यू अगर कम बेसी होगा ना तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा, जिसको हम लोग प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। तो इसी कारण का विरोध करना स्टार्ट कर देगा, क्या परिवर्तन क्यों कर रहे हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण। और दो अलग अलग कुंडलियों का मतलब बगल में कुंडली मैंने रख दिया और इस कुंडली में धारा का परिवर्तन अगर मैं कर रहा हूं और इस कुंडली का इसमें कहीं परिवर्तन हो जा रहा है तो इसको हम लोग स्वप्रेरकत्व के नाम से, स्वप्रेरण के नाम से हम लोग नहीं जानते बल्कि इसको अनन्य प्रेरण के नाम से जानते हैं। इसमें दो कुंडलियां होती हैं और एक में धारा का परिवर्तन होगा और सेकंड में भी प्रेरित धारा और ईएमएफ का उत्पन्न हो जाएगा। इसको आप जो है अनन्य प्रेरण के नाम से जानते हैं। गतिकीय विद्युत बल क्या है। अचर चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक में प्रेरित विद्युत बल को गतिकीय विद्युत बल कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ दिया हुआ है, यहाँ से मैंने एक चालक को इसमें प्रवेश करने का प्रयास किया तो चालक में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगेगा। इसी बल का नाम होता है गतिज विद्युत बल कहा जाता है। वही यहाँ पर डेरिवेशन दिया हुआ है कि लूप में जो कमी जो आई है वो है एल डी एक्स, लंबाई है डी चौड़ाई के फॉर्म में लिखा गया है, और चुंबकीय फ्लक्स में जो कमी आएगी वो डी फाई इक्वल टू माइनस बी एल डी एक्स होगा।
जिसको आप लिख सकते हो E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी लिख सकते हो, माइनस डी और माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके आप ये फॉर्मूला को लाओगे तो ये हो जाएगा बी एल वी। भंवर धाराओं से क्या समझते, इसके दो उपयोग बोले के भी उसी चैप्टर का है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन में दे दिया है, काट छूट नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको करा दे रहा हूँ ताकि आगे भी चीजों को करना ही है कि भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, इसके दो उपयोगों को लिखे। तो 2013-2018 का प्रश्न पूछा हुआ है ये, इसका आंसर यहाँ पे होगा, 24 नंबर है, यहाँ पर इसका आंसर है। तो भंवर धाराओं के बारे में एक फोकी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि यदि किसी कोई धातु का टुकड़ा बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए या किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से गतिशील हो जिससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि किसी भी चालक को आप इसके अंदर एंट्री करा रहे हो तो इसमें भी क्या हो जाएगी, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और ये बिल्कुल भौड़ा का आवाज इसमें भौं आता है, वैसे इस धारा के भी आवाज आने लगती है, इसलिए इसका नाम जो है भौड़ धारा, ईडी करंट भी रखा गया है। धाराएं चक्रवात होती है, इन्हें भौड़ धारा के नाम से जानते भी हैं, या इनको फोको धारा भी कहा जाता है। ये धारा इतनी प्रबल होती है कि धातु टुकड़ा गर्म होकर लाल भी हो जाता है। अब इनका प्रयोग दो जगह होता है, रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में और विद्युत चुंबकीय अवमंदन में। अब ये जो 25 नंबर क्वेश्चन, ये आपका धारा पाठ का माना जाएगा, ये धारा पाठ का चैप्टर है। ये किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो देखो एक चीज पहले जान लो कि जैसे ये कोई चालक है, अगर इस चालक में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आप किसी भी कारण से मूव कर रहे हो, आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो मूव कर रहे हैं, अचानक चालक को गर्म कर दिया जाए तो गर्म करने से इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, वेग में वृद्धि हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का जब वेग में वृद्धि होगा तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, टकराना स्टार्ट कर देंगे। और टकराने से क्या होगा कि इसमें चालक की जो एनर्जी जो होगी, चालक ज्यादा गर्म हो जाएगा। जैसे मान लो बहुत सारे लोग आराम से जा रहे हैं कहीं पर, कोई समस्या उनको नहीं है, अचानक उनको जो है बम बारूद फेंकना स्टार्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा, आपस में टकराएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, चोटें लगेंगी, तो उनके बीच अवरोध क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी प्रकार अगर किसी चालक के ताप को बढ़ाया जाएगा तो उसकी प्रतिरोधकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इसको फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, Pt इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस अल्फा टी। पी नॉट है जो डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता है, Pt डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता है, अल्फा नियतांक है जिसे पदार्थ का प्रतिरोधकता या ताप गुणांक कहते हैं, ध्यान रखना है। अतिचालकता से आप क्या समझते हैं, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने घटाने पर धातु के पहले नियमित रूप से घटती है, यानी ताप घटाओगे तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी। और एक ताप पर उनकी प्रतिरोधकता बिल्कुल क्या शून्य हो जाती है, ताप बहुत कम कर दी, बहुत स्लो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, टक्कर होने के चांसेस ही नहीं है, तो उनका प्रतिरोध भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी घटना को अतिचालकता कहते हैं और ऐसे पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, नहीं दिया इसमें एग्जांपल में, मरकरी होता है जिसको काफी कम टेम्परेचर कर दीजिएगा तो अतिचालक की तरह काम करता है। इसमें एक बार धारा प्रवाह पर कर देते हैं तो काफी लंबा समय तक धारा का प्रवाह जो है जारी रखता है, ये भी अर्धचालक का बहुत बड़ा गुण है। अगला प्रश्न है, चालक, अर्धचालक और अचालक से क्या समझते हैं। चालक, अर्धचालक और अचालक से आप क्या समझते हैं। तो जानते ही चालक ऐसे पदार्थ हो जो धारा का प्रवाह आसानी से होता है, इसकी प्रतिरोधकता काफी कम होती है, सबसे जल्दी को चालक माना जाता है और ताप बढ़ने में प्रतिरोधकता इनकी बढ़ती है। अर्धचालक मीडियम वाले होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालकों और अचालकों की प्रतिरोधकता के बीच में होती है, चालक कहे जाते हैं। जर्मेनियम है, सिलिकॉन अर्धचालक के उदाहरण में है। अचालक वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता काफी अधिक होती है, रबर, कांच, ये सब अचालक में आते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न अनुबंध देखिए, इलेक्ट्रॉन जो इस वेग से घूमते हैं ना, इन्हीं के वेग को हम लोग VT अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। तो अगर एकांक E अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनका वेग होगा VD, एकांक होगा तो हो जाएगा VD बाई E। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता।
यानी एकांक विद्युत क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा उससे हम लोग गतिशीलता के नाम से जानेंगे। एम्पियर की परिभाषा दीजिए। एम्पियर क्या होता है? दो समांतर तार रखे गए हैं, उनके बीच जो क्रियाशील बल है वो A/L होता है। m0/2 L1L2/R फॉर्मूला होता है। m0 का वैल्यू होता है 4π×10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। L1 L2 का मान अगर 1 मान लिया जाए तो L का वैल्यू 2×10⁻⁷ न्यूटन/मीटर आ जाता है। यानी किसी दो तार रखे गए, दोनों तारों के बीच का जो बल लगने वाला है चुंबकीय बल, वो 2×10⁻⁷ मीटर न्यूटन लगेगा, तो उसको 1 एम्पियर द्वारा हम परिभाषित कर सकते हैं। 29 यही समय दिया हुआ है। अब है प्रश्न संख्या 23। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों? तो देखो, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने का रीजन होता है कि वो धारा को मेजर करता है, और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब है कि ये विभवांतर को मेजर करता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धाराएं समान होती हैं और समांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज सेम होगा। समांतर क्रम में अगर आप वोल्टमीटर प्रयोग करोगे तो अच्छा से वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा, पूरा पूरा वोल्टेज आपको मिल जाएगा, और श्रेणी क्रम में मीटर प्रयोग करोगे तो आसानी से धाराएं मिल जाएंगी। इस कारण से ऐसा इसका किया जाता है। अब फिर से क्वेश्चन दाग रहा है आपका चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। डायनोमो क्या है? तो डायनोमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर क्या होता है? आधारित होता है। इसको आप घुमाओगे तो इसमें जो है करंट की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन 32 है। उन दो कारकों को लिखे जिस पर ताप युग्मी में उत्पन्न ताप विद्युत बल पर निर्भर करता है। तो ताप युग्मी में ताप विद्युत बल युग्मी के संधियों के बीच तापमान के अंतर को निर्भर करता है। ताप युग्मी के धातु जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक और विद्युत धनात्मक होगा, ताप विद्युत उतना ही अधिक होगा। संट जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, संट का प्रयोग हम लोग करते क्या है कि एक अल्पमान प्रतिरोध इसका होता है, हल्के प्रतिरोध वाला तार होता है, जिसे एमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। एमीटर के साथ देखिए समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। अब जोड़ने से फायदा इसकी क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये यहाँ पर आई महत्तम धारा है और कुंडली से धारा जा रही है, संट का प्रतिरोध आरएस है। तो यहाँ पर इक्वेशन जो उसने निकाला है वो निकाला है, देखिए आई आर वोल्टेज है और I माइनस आई सी संट का जो है आपका धारा है, पूरी धारा I है, तो C यानी कंडक्टर वाले में C चला गया, IC तो I माइनस सी हो जाएगा RS। फिर आप IC इंटू RC लिखोगे और IRS मल्टीप्लाई करने पर IC आ जाएगा। तो IC प्लस RS इक्वल टू IRS, यानी कि जो चालक में जो धारा जाएगी वो IRS बाई RSC प्लस RS पर डिपेंड करेगा। यानी जितना संट का यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ाएंगे उतनी धारा उसमें कम जाएगी। तो संट का प्रतिरोध जो है रखने से फायदा होता है कि एमीटर में धारा की मात्रा कम हो जाती है। जितना उसका प्रतिरोध अधिक रखेंगे उतनी धारा की मात्रा उसकी क्या हो जाएगी? अधिक कम रहेगी। तो एमीटर को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो एमीटर में ज्यादा धारा कनेक्टर खड़ा हो सकता है, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए अच्छा है ये। चौक कुंडली क्या है? चौक कुंडली का उपयोग कभी लिखे। चौक कुंडली उच्च प्रकृति की कुंडली होती है जो नरम लोहे के रूप पर विद्युत तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। इन तांबा को तार लपेट दीजिएगा लोहे पर तो चौक कुंडली बन जाता है। इसका प्रतिरोध लगभग 0 रखा जाता है, परंतु लोहे के कुरटे कारण प्रगतों का मान काफी अधिक होता है और इसका प्रतिघात भी काफी अधिक होता है, जो परिपथ के प्रतिबाधा को बढ़ावा देता है। चौक कुंडली का लाभ यह है कि इसके कारण परिपथ में विद्युत ऊर्जा का व्यय काफी न्यूनतम होता है, यानी काफी कम जो है विद्युत ऊर्जा की खपत इससे होती है। 34 सारा क्वेश्चन उसी में का है इसमें। अब क्वेश्चन है 35। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति व्यय ना हो, यानी किसी वाटहीन धारा क्या है,
तो यदि किसी परावर्ती परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित किया जाए तो कोई शक्ति का व्यय ना हो तो परिपथ की धारा को वाट विहीन धारा कहा जाता है, यानी धारा से कोई नुकसान हम लोग को नहीं है। और इसके लिए शक्ति गुणांक का मान भी शून्य हो जाता है, यानी cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, थीटा का मान हो जाएगा π/2। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है, यानी बहुत सारी परतें होती है ट्रांसफार्मर के क्रोड में। तो बोल रहा है फ्लक्स परिवर्तन के कारण भौड़ धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण लोहे का क्रोड गर्म हो जाता है और इससे विद्युत ऊर्जा का जो है उसमें ऊर्जा में क्षय होने लगता है। इस हानि को रोकने के लिए क्रोड के ऊपर एक दूसरे की जो है लेयरें चढ़ा देती हैं, जिससे हम लोग परतदार जो है परत की निर्माण होता है, यानी कि हीटिंग फिट से बचाने के लिए। फेजर चित्र क्या है, तो फेजर मूलतः एक घूर्णी सदिश है जो मूल बिंदु के परिता एक निश्चित कोणीय आवृत्ति ओमेगा से घूमता है। इस सदिश की लंबाई से वोल्टेज धारा के शिखर मान E0 तथा I0 होते हैं। फेजर E0 I0 के y अक्ष पर प्रक्षेप से प्रत्यवर्ती विद्युतवाहक बल तथा प्रतिरोध धारा के तत्कालीन मान ज्ञात किए जाते हैं, यानी कि डायग्राम है, चित्र है, जिसे आप प्रत्यवर्ती धारा या फिर प्रत्यवर्ती वोल्टेज को आराम से निकाल सकते हो। किसी धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार को समझाइए। तो कोई धारावाही लूप है, उससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो लूप की सतह के ऊपर को देखा जाए तो एक घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। आप देख सकते फिगर जो दिया घड़ी की दिशा में होती है, जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा नीचे की सतह जो दक्षिण ध्रुव होता है। इस तरह धारावाही लूप समान विपरीत चुंबकीय ध्रुव की तरह आचरण करता है। यदि क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। और प्रयोग से देखा भी गया कि धारावाही लूप के चुंबकीय आघूर्ण अगर m है तो लूप की धारा I यानी कि जो है I के समानुपाती होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, इसलिए फॉर्मूला इसका बनता है KIA। चाकिय नियतांक है और ऐसा ही मात्रा में K का वैल्यू 1 होता है, यानी फॉर्मूला बनता है M इक्वल टू I, धारा इंटू क्षेत्रफल उसका। 39 नंबर है शंट के दो उपयोगों को लिखें। तो शंट का उपयोग आप जानते ही हैं कि गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से क्षति होने से बचाता है। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाकर इसे मीटर में बनाया जा सकता है, यानी मीटर में इसे कन्वर्ट कर 2015, 19 दो बार 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को काफी बारीकी से समझना है। दो प्रयोग है, गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा के क्षति से बचाता है और गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगा देने से मीटर बन जाता है। अनुनादी प्रत्यावर्ती परिपथ के विशेषता गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो अनुनाद की अवस्था को स्थिति में तीक्ष्ण कहा जाता है। जब शक्ति आवृत्ति चक्र अनुनादी शक्ति ओमेगा के दोनों तीव्र रूप से घट रहा हो तो ओमेगा के विचरण के साथ शक्ति का मान तेजी से घट रहा होता है। अनुनाद के तीक्ष्णता को गुणवत्ता गुणांक Q से परिभाषित करते हैं। Q इक्वल टू हो जाएगा 1/R √100 L/C। तो इस तरह हमने 40 क्वेश्चन कर लिए इस वीडियो में। 40 तक ही होगा, अगला वीडियो बनेगा 40 से आगे का। तब तक धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।